रूल्स है ना। इसके अलावा क्या क्या है? फ्लो लॉग्स और इन सब की बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, नोट प्लेटफॉर्म बेस्ट। तो ये आप अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऐसा कोई पॉइंट की किसी को क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर है ना? ओके। तो जब हम बात कर रहे थे जैसे कि अकाउंट की, तो हमने देखा था कि अकाउंट कैसे बनाते हैं गूगल का। जो हमारा अकाउंट होता है वो रूट अकाउंट होता है, रूट अकाउंट ब्रेक ग्लास अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये था कि ब्रेक ग्लास अकाउंट को कैसे सिक्योर करते हैं, रीजंस और जोन्स को क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि किसी सर्विस को हम रीजनल क्यों करते हैं या किसी को मल्टी जोन क्यों करते हैं, वीपीसी को अनेबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वीपीसी एक ही उसमें रहनी चाहिए, वीपीसी पेयरिंग है ना, अगर मल्टीपल वर्चुअल क्लाउड को कनेक्ट करना है तो आईपी की क्या इंपॉर्टेंस है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फायरवॉल रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस भी है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ज़्यादा इंटेलिजेंस इसमें कुछ है नहीं, खाली आईपी से ब्लॉक और अलाउ कर सकते हैं पोर्ट और आईपी लेवल पे, आईपी एंड पोर्ट लेवल पे। फ्लो लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, वीपीसी की फ्लो लॉग्स, एक्टिविटी लॉग्स, ऑडिट लॉग्स है ना, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए और सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये फ्लो लॉग्स या कोई भी लॉग्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है उनको स्टोर करना। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक की है ना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे यूज होती है और इनका क्या क्या, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेना देना है। कि अगर कोई पूछे कि भाई आप क्या क्या करते हो, तो वीपीसी में आप क्या करते हो, वीपीसी बनाते हो या पेयरिंग बनाते हो, सबनेट्स बनाते हो, या फिर फ्लो लॉग्स अनेबल करते हो, या क्या क्या आप सजेशंस देते हो, है ना, फायरवॉल रूल्स कैसे होने चाहिए, कैसे कैसे आप चेंजेस करते हो, ये तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट ये सारी क्या है, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, दीज ऑल आर डिपेंडेंट सर्विसेज, जितनी भी है ना, तो दिस ऑल आर डिपेंडेंट सर्विसेज, की अपने आप में कोई काम नहीं करती है। अगर मैं अकाउंट बना दूं, रीजन्स हो, वीपीसी हो, फायरवॉल रूल्स, फ्लो लॉग्स, ये अपने आप कोई काम करते हैं, इसका कोई आउटपुट होता है नहीं, है ना। जब तक इनके अंदर कुछ ऐसी चीज ना रखी जाए जिस जो एक्चुअल में काम करे, तब तक ये खाली ऐसे है कि जैसे कि रोड हो गए, आपकी बिल्डिंग्स हो गए ना, जब तक इंसान नहीं आएंगे तब तक उसका कोई काम नहीं है। तो आज हम इम्पोर्टेंट एक सर्विस के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में काम करती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कंप्यूट। व्हाट इज दैट? इट इज कंप्यूट, है ना। सो कंप्यूट का बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूट है क्या, कि जिस कोई भी ऐसा सर्विस जिसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर हो। कंप्यूटेशनल पावर मतलब कि मैथमेटिकल पावर, मैथमेटिकल पावर की मतलब किसी चीज को एड्रेस करने की क्षमता, है ना, उसको रेस्पॉन्ड करने की क्षमता। तो वो कंप्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, कंप्यूट कम्स फ्रॉम कंप्यूटर, है ना, तो COMPUTER, अगर आर हटा दे तो कंप्यूट ही होता है। तो कंप्यूटर एक तरह से एक कंप्यूट ही है, एक टाइप का कंप्यूट ही है। तो इसके अंदर भी क्या है भाई, हमारे पास रैम है ना, रोम है, प्रोसेसर्स है, और क्या क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मीडिया कार्ड है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूएसबी जो भी है ना, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कर्नल भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कंप्यूटर है। तो इसमें कंप्यूट का मतलब क्या हुआ कि भाई एक्चुअल में कोई भी जो चीज़ है हम करते हैं, कि जैसे कि अगर मैंने ये सर्विस ही अनेबल कर रखी, दिस इज ए ब्राउजर, है ना, दिस इज पर्टिकुलरली ब्राउजर, तो ब्राउजर में एक सर्विस अनेबल कर ओपन करके चला रखी है, या ब्राउजर ही ओपन करके चला रखा है। तो अगर गूगल क्रोम जो कि एक ब्राउजर है, या एज जो कि एक ब्राउजर है, उसको ओपन कहाँ करेंगे, उसको चलाएंगे कहाँ पे? तो इसको चलाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, है ना, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कंप्यूट। मेक सेंस?
तो कोई भी एप्लीकेशन बीट क्रोम ब्राउज़र या फिर मैं क्या कहते हैं कि आउटलुक ओपन करूं या फिर मैं कोई गेम खेलूं इसके ऊपर या फिर मैं कोई मूवी चलाऊं या कोई भी कुछ भी एप्लीकेशन, उसको ओपन करने के लिए मुझे कंप्यूट चाहिए। अगर मैं कोई फाइल भी ओपन करता हूँ जैसे मैं रीड करता हूँ तो उसके लिए भी कंप्यूट। तो कंप्यूट मतलब कंप्यूटेशनल पावर। तो आर हटा दो तो ये कंप्यूटर हिज कंप्यूट है। तो एक कंप्यूटर एक कंप्यूट का टाइप हो गया है ना। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूट। व्हाट एल्स? जितने भी हमारे सर्वर्स हैं, वर्चुअल मशीन जिनको हम बोलते हैं ना, तो कंप्यूटर और वर्चुअल मशीन में क्या फर्क है, सर्वर और कंप्यूटर में? प्रिसिसली? हाँ जी सर। एक कंप्यूटर और एक सर्वर में क्या फर्क है? एक कंप्यूटर जिसके ऊपर जिससे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और एक सर्वर जो कि हम अभी गूगल क्लाउड में लॉन्च करेंगे ना, या हमने पहले भी एक बार लॉन्च किया है, जिसके ऊपर हम अपाचे चलाते थे, उसमें और एक कंप्यूटर में क्या फर्क है? सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जिसे हम कमांड देते हैं। कमांड तो दोनों पे देते हैं, ये बिल्कुल सही है कि एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो मतलब एक तरह का कंप्यूट ही है ना? दोनों में ये सिमिलैरिटीज तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों एक तरह के कंप्यूट है, विच इज करेक्ट। बट डिफरेंस क्या है? क्या मैं सर्वर को एज ए कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, है ना। कभी हम सर्वर को यूज थोड़ी ना करते हैं अपने नॉर्मल आउटलुक ओपन करने के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए एक्चुअली विंडोज का प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, बट सर्वर के लिए नहीं जरूरी। ये गलत आंसर है ना, कि सर्वर पे भी हम विंडोज ही चलाते हैं, विंडोज सर्वर 2012 2016 विंडोज सर्वर का की ही। प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है। वो कंप्यूटर की भी आवाज ज्यादा कर सकते हो। कंप्यूटर पे हम मल्टीपल थिंग्स ओपन कर सकते हैं, मीन्स एप्लीकेशंस और सर्वर्स, बट सर्वर में तो जो पर्टिकुलर सर्वर है जो लॉगिन करते हैं उसी पे काम हो सकता है ना। मतलब मल्टीपल सर्वर एक कंप्यूटर के अंदर हम ओपन कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। नहीं रे, ऐसा नहीं होता मेरे पास। तो एक हो तुम, हाँ, एक वन इज यू एज अ पर्सन एंड वन इज देयर इज अनदर पर्सन, है ना। से लाइक यू आर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब तुम कोई चीज लेने जा रहे हो और ये है कोई बंदा किसी स्टोर में जो तुम्हें कोई चीज देगा, स्टोर ओनर, है ना। अभी इसके पास और इसके पास डिफरेंस क्या है कि तुम इससे लेने जा रहे हो और इसके पास वो चीज़ है जो तुम्हें देने है। एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे कि कार है ना, कार खरीदने जा रहे हैं शोरूम से, तो ये शोरूम का ओनर है, ऐसे ना। तो है तो दोनों ह्यूमन बीइंग ही, कोई डिफरेंस है? यू कैन नॉट से कि यार ये ज़्यादा पावरफुल है ये कम पावरफुल है, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर ये कहोगे कि क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर अलग है इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है बट कि ये 6 फुट का हो ये 5 फुट का हो। रोल डिफरेंट है दोनों का, ये हाँ, तो बोल सकते हैं। वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सामने के रोल दोनों का डिफरेंट है। तो वही डिफरेंस क्या है एक सर्वर और एक कंप्यूटर में, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर सिंगल यूजर को कैटर करता है, सर्वर मल्टीपल यूजर्स को। तुम ये कहना चाहते हो कि एक बंदा एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है और ये भी एक ही, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता क्या? हाँ, कर सकता है। फिर वो एज अ सर्वर ही काम करेगा। फिर वो अगर हम इस पे कुछ होस्ट कर दें सर्विस ऐसे कैसे और किसी कंप्यूटर पे। ये सर्वर का काम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ये शोरूम का मालिक ना बने, कंज्यूमर। जिस दिन ये शोरूम का मालिक बन जाएगा उस दिन ये क्या कहते हैं, ये स्टोर ओनर हो जाएगा, है ना। उस दिन लोग इससे रिक्वेस्ट, मतलब गाड़ी खरीदना शुरू कर सकते हैं। बट इसको बनने के लिए तुम्हें पता है क्या क्या चाहिए, है ना, इसको स्टोर ओनर बनने के लिए। जबकि एक स्टोर ओनर ऑलरेडी है, तो ये कंज्यूमर एक स्टोर ओनर है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या हुआ?
एक्चुअल में जो सर्वर है ना, तो सर्वर मतलब एक सिस्टम है जिसके अंदर हम डेटा, सर्विस और ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं हमको, ठीक है। और या तो मैं ये इसमें डाटा समझ पा सर्विसेज रहा हूँ। प्रोवाइड नहीं करता? कौन? कंप्यूटर? हाँ टेक्निकल हाँ, प्रोवाइड तो करता है, बट मैं सर्वर की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब फिर डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही और कंप्यूटर डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये ना बोल देना कि इसके ऊपर मशीन लर्निंग चलाते हैं, इसके ऊपर मशीन लर्निंग नहीं चलाते। ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले वर्ड्स हो गए। टेक्निकली मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पांडे जी, अगर दोनों एक ही चीज होते तो लोग हमें सर्वर क्यों ना दे देते? कंपनी वाले एक लैपटॉप में सर्वर इंस्टॉल करके देते, मतलब सर्वर देते। क्यों हमें कंप्यूटर दिया जाता है? और क्यों कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं या एंड पॉइंट बोलते हैं, सर्वर को सर्वर बोलते हैं? ओके, देखो ये है एक कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम यूजर फ्रेंडली यूज करते हैं और सर्वर एक डेडिकेटेड काम के लिए हम यूज कर रहे हैं। नहीं, दोनों यूजर फ्रेंडली होते हैं। प्रोसेस तो इससे क्या लेना देना है? अभी जब हम सर्वर लॉन्च करते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, क्लाउड में, या क्लाउड में कंप्यूटर स्पिन अप करे, दोनों एक ही तो चीज़ है। यदि मैं आपके हाथ में एक कंप्यूटर दे दूं जिसके ऊपर सर्वर इंस्टॉल्ड हो, एक लैपटॉप, है ना, तो दोनों में डिफरेंस थोड़ी ना होगा, दोनों यूजर फ्रेंडली ही होंगे। फर्क इतना है, एक के अंदर सर्वर इंस्टॉल्ड है और एक के अंदर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, एक कंप्यूटर वो होता है नॉर्मली एक एंड पॉइंट जहाँ पे हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, है ना, और सर्वर वो होता है जो रिक्वेस्ट को सर्व करता है। तो यहाँ से अगर एक रिक्वेस्ट आई, से लाइक रिक्वेस्ट किसकी है, www.cloudशिक्षा.com, है ना। तो ये रिक्वेस्ट आप सर्वर से नहीं भेज सकते, भेजने को तो भेज सकते हो, उसके अंदर भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, बट सर्व कौन करेगा? इसको सर्व केवल एक सर्वर ही कर सकता है। ये कह सकते हो आप अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। अगर आपने इंजीनियरिंग की होगी, सो मतलब हर एक इंजीनियरिंग, मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेरे पास आईटी थी, बट आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों में एक लैब होती थी ना, जिसमें हम सर्वर बनाते थे। 20 पता नहीं कौन से साल का था, बट सर्वर बनाते थे कंप्यूटर्स को। इफ यू रिमेम्बर, सर्वर का काम क्या है? सिर्फ उस रिक्वेस्ट को सर्व करना, है ना। तो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे के सारे रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। एक सिंगल सर्वर उन सारे रिक्वेस्ट को सर्व करता है। तो उसका काम सिर्फ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को सर्व करना है। तो वो सिर्फ एप्लीकेशन को होस्ट करता है और उसको वहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसको रन करने के लिए। दोनों एग्जैक्टली ही सेम होते हैं ना। इसके ऊपर भी आप 2 सीपीयू चला सकते हो, इसके ऊपर भी आप 2 सीपीयू चला सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसके ऊपर भी आप 1 टेराबाइट ऑफ रोम रख सकते हो, इसके ऊपर भी आप 1 टेराबाइट ऑफ रोम रख सकते हो। इसके ऊपर भी एक निक रख सकते हो, इसके ऊपर भी एक निक रख सकते हो। बट इसमें डिफरेंसेस दोनों में क्या आएगा, क्योंकि इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्व करनी है, तो इसका जो निक की कैपेसिटी होगी हो सकता है थोड़ी सी बड़ी कर दे, क्योंकि ये तो एक ही रिक्वेस्ट भेज रहा है, बट इसको तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, है ना। तो उन रिक्वेस्ट को सर्व करता है। और एक कंप्यूटर का सर्वर कैसे बनाते हैं यूजुअली? एक जैसे अभी अब स्पिन अप करेंगे तो हमने उस दिन दिया था खाली एक अपाचे, जो सर्वर का सॉफ्टवेयर है ना, तो एक अपाचे सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करो, वो कंप्यूटर आपका सर्वर बन जाएगा। डज दैट आंसर? इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी। सो जितनी भी वेबसाइट होस्ट होती है वो सारी कहाँ होती है? सर्वर के ऊपर। कंप्यूटर से उनको सिर्फ एक्सेस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूट, है ना, तो कंप्यूट तो, बट सर्वर भी जो है वो क्या है, कंप्यूट की कैट फैमिली का मेंबर है। तो ये भी क्या है, कंप्यूट की फैमिली का मेंबर है। क्यों? क्योंकि सर्वर पे जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगे उनको सर्व करने के लिए उसको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए।
बिना पावर के वो सर्व नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी कंप्यूटर की फैमिली का एक मेंबर हो गया, कंप्यूटर भी कंप्यूटर की फैमिली का मेंबर हो गया। और क्या होंगे कंप्यूटर की फैमिली के मेंबर, जब हम डाटाबेसेस पढ़ेंगे, डीबीएस, वो भी कंप्यूटर की फैमिली के मेंबर होंगे। एक और भी आएगी बातें, फिर आएंगे सर्वरलेस, है ना, वो भी कंप्यूटर की मेमोरी का वो फैमिली का मेंबर हो गया। तो ये सारे क्या है, कंप्यूटर की फैमिली के मेंबर्स हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स, क्योंकि वो एक तरीके का काम करते हैं, यानी कि उनको एक तरह की एनर्जी चाहिए, है ना। सो दिस ऑल आर compute type. So it doesn't matter a person from Africa or a person from India or a person from Nepal. So they all are people. They may do some different work, but they all are human being. So that's number one, है ना, compute. और compute में सबसे पहले बात हमने क्या की, सर्वर की। अभी हम लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं ना, लैपटॉप बोले तो एंड पॉइंट, क्योंकि वो लैप एंड पॉइंट से हम सिर्फ किसी भी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, उसे सर्व नहीं कर सकते। तो जितने भी क्लाउड वाली चीजें वो हम क्या किस पे बात करें, सर्व करने के लिए। जितने भी क्लाउड में चीजें होंगी वो सिर्फ सर्व, माइग्रेशन, सर्व करना, एप्लीकेशन को होस्ट करना, है ना। एक्सेस नहीं, एक्सेस तो एंड यूजर्स ही करेंगे। तो सबसे पहला है सर्वर। और सर्वर पे अभी हम जब देखेंगे तो एक वर्चुअल मशीन, है ना, सबसे पहला नाम जो कैटेगरी है वो वर्चुअल मशीन है। सो वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है तो वो मशीन बट वो वर्चुअली है। वर्चुअली मतलब वो क्लाउड में, तो हमारे लिए वो वर्चुअली है और है वो कहीं ना कहीं एक मशीन। तो कॉन्सेप्ट वर्चुअल मशीन का कैसे आया, तो और इससे पहले क्या था, तो जब हम स्टार्ट करते थे जो प्राइवेट डेटा सेंटर्स थे, है ना, प्राइवेट डेटा सेंटर क्या होते हैं, प्राइवेट डेटा सेंटर क्या होते हैं, प्रोसेस थी, प्रोसेस थी, हाँ जी सर। प्राइवेट डेटा सेंटर क्या होते हैं, प्राइवेट डेटा सेंटर जो क्लाउड पे होता है, वो जो ओन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं वो लोग अपना ही ऑर्गेनाइजेशन का। कौन, डेटा, प्राइवेट डेटा सेंटर, एक सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेटा सेंटर ओपन किया है तो वो अपना ही यूज करेगा, सारा रिसोर्सेज अपने लिए ही होगा उसका। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। और जो क्लाउड है, जीसीपी वीसीपी, वो क्या है, वो क्या है, पब्लिक। पब्लिक है। पब्लिक क्लाउड है, वो कोई भी यूज कर सकता है। तो जो प्राइवेट डेटा सेंटर है उसमें क्या होता था पहले, अभी की बात नहीं कर रहा, पहले पहले अगर एक सर्वर है, जैसे कि अगर मान लो मेरे को क्लाउड शिक्षा .com होस्ट कराना है, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए, यानी कि एक मशीन, एक हार्डवेयर मशीन होती थी ना, क्योंकि वर्चुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक हार्डवेयर मशीन, एक हार्डवेयर मशीन जैसे कि जैसे हमारा लैपटॉप एग्जैक्टली ऐसे, उसके अंदर एक रैम होती थी, फिर एक रोम होती थी, एक प्रोसेसर होता था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, मीडिया कार्ड हो गया, है ना, जो जो रिक्वायरमेंट होती थी, और बाकी की मेमोरी जितनी ज़्यादा हमें चाहिए, CPU, रोम, निक, है ना, ये सब होते थे। तो अभी इसमें क्लाउड शिक्षा .com अगर मेरे को होस्ट करानी है, तो मान लो कि मुझे कितना CPU चाहिए, मेरे को CPU चाहिए कि 1 GB का, है ना। बट नॉर्मली कितने का आता था पहले, 8 GB या मान लो 16 GB का तो CPU आता था। तो मेरी जो क्लाउड शिक्षा .com है, इतनी भारी एप्लीकेशन नहीं है कि उसके लिए 16 GB चाहिए या 1 TB ऑफ रैम चाहिए, बट ये पूरा पूरा एक हार्डवेयर तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यानी कि अगर मैं 8 GB की मेरे पास CPU है और 1 GB मैं यूज कर रहा हूँ, तो फिर भी 7 GB जो है वेस्ट रहेगा, और हमेशा वो वेस्ट रहेगा लाइफ टाइम, है ना, कि उसके ऊपर चलती रहेगी, उसके ऊपर और कुछ होस्ट नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो 7 GB हमेशा वेस्ट रहेगा। और मेमोरी अगर मान लो कि 1 TB ऑफ मेमोरी है, तो मेरी फाइल अगर मान लो 500 MB ही रिक्वायरमेंट है, तो बाकी की 950 MB हमेशा वेस्ट रहेंगी। दैट्स नंबर 1। बट ये होस्ट ऐसे ही होता था, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर अगर मान लो कि मेरे को हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, कि अगर मान लो ये मशीन डाउन हो गई तो मेरे को एक मशीन और चाहिए, तो मेरे को एक हार्डवेयर मशीन और लानी पड़ेगी, है ना।
और एक और चाहिए, फिर एक और हार्डवेयर मशीन, यानी कि उसको इंस्टॉल करो, उसकी पावर कनेक्टिविटी करो, उसकी सीपीयू वीपीयू सब इंस्टॉल कराना है ना, उसको कोल्ड टेम्परेचर में रखना, उसको मेंटेनेंस करना, उसको अपडेट करना, मतलब हमेशा झंझट चलता रहता था। बट वो भी एक सेकेंडरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या था, ये जितने रिसोर्सेज हैं ये हमेशा वेस्ट होते रहते थे। तो फिर कॉन्सेप्ट आया किसका, हाइपरवाइजर का। किसका कॉन्सेप्ट आया, ध्यान रखना, मैं बीच बीच में पूछूंगा, अगर नहीं बताया आप लोगों ने तो उसको मैं किक आउट कर दूंगा, और मैं किसी से पूछ सकता हूँ। तो पहले था ये एक हार्डवेयर है ना, एक मशीन, और अब हमने क्या किया, जो ये वेस्टेज थी इसको करने बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, इस मशीन के नीचे क्या डाल दिया, एक हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर है ना, वो किसी भी कंपनी का होता है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। तो हाइपरवाइजर क्या करता है, ऐसा इसी मशीन को मल्टीपल मशीन्स में डिवाइड कर देता था, मल्टीपल वर्चुअल मशीन। तो जैसे मैंने कहा कि 8 GB की हमारी एक रैम थी, तो एक GB सब में, 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB और 1 GB। आप चाहो तो इसको 4 GB की 2 भी बना सकते हो, 2 GB की 4 बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर जैसी रिक्वायरमेंट है। पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया कि 1 GB सभी की 8 मशीनें। तो अब यहाँ पे 8 मशीनें है ना, 8 मशीनें कर्नल एक, बट बाकी सब चीजें डिफरेंट है ना। तो आप 8 एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, हर एक का अपना एक नेटवर्क, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था है ना, वो भी डिवाइड होगा वर्चुअली हर एक के साथ, हर एक का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगर मान लो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 1000 GB का था, 1000 GB, तो कितना हो जाएगा, मान लो सबके पास 10-10 GB का है ना, 10 GB का इसका, 10 GB का इसका, 10 GB, ऐसे सारे रिसोर्सेज आपस में डिवाइड होते थे। तो इससे एडवांटेज क्या है कि हमारे पास 8 एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, जैसे 1 GB है ना, इसके ऊपर 1 GB है। आजकल की जो एप्लीकेशन है वो और भी लाइट है, तो मान लो कि 200 MB की ही एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है सीपीयू की, तो अभी भी कितना वेस्ट हो रहा है, 800 MB हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 800 MB सभी में, तो भी और बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जितना अभी तक आया था, क्या कहते हैं, हार्डवेयर मशीन से हाइपरवाइजर, हार्डवेयर मशीन से जैसे मशीन हाइपरवाइजर पे आई, उसको क्या बोलने लगे थे हम, हार्डवेयर मशीन से वर्चुअल मशीन। क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक पूरा हार्डवेयर है बट उसके ऊपर एक मशीन हमारी, तो वो वर्चुअली हमारी है ना। तो क्लाउड में जितनी भी मशीन चल रही है वो सब किसके ऊपर चल रही है, हाइपरवाइजर पे। तो एट द बॉटम ऑफ द लेयर देयर इज ए सिंगल हार्डवेयर, बट उसको वर्चुअली बहुत सारे मशीन में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें ये हो सकता है कि ये वाली मशीन मेरी हो, ये वाली मशीन प्रबल की हो, ये वाली मशीन अमनदीप की हो, है ना, अगर सबके पास जीसीपी क्लाउड है और ये एक ही हाइपरवाइजर पे चल रही है। So this is how it works, but this particular thing is called as virtual machine. अब बट वर्चुअल मशीन में भी प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास, कि इसमें भी रिसोर्सेज वेस्ट है। तो इन्होंने और एक कॉन्सेप्ट लेके आगे, क्या कॉन्सेप्ट लेके आगे, कंटेनर का। तो जो एक ये वर्चुअल मशीन है इसके अंदर हमने मल्टीपल कंटेनर्स बना दिए, छोटे छोटे, है ना। तो जैसे कि 1 GB के 100 MB के कंटेनर, 100 MB के कितने कंटेनर बन जाएंगे, 10 कंटेनर, है ना, एज एन एग्जाम्पल। यानी कि 10 एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं, एक वर्चुअल मशीन पे और 10 एप्लीकेशन हो जाएंगे, अगली वर्चुअल मशीन पे और 10 एप्लीकेशन, इसके ऊपर 10 और इसके ऊपर 10, ऐसे वो कंटेनर बन गए लाइट वेट। अभी एक डिलीट हो जाए कोई बात नहीं, दूसरा अवेलेबल है, दूसरा डिलीट हो जाए तीसरा अवेलेबल है, तीसरा डिलीट चौथा अवेलेबल, ऐसे धीरे 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 धीरे, है ना। तो ये कंटेनर हो गए। सो नेक्स्ट जनरेशन इज कंटेनर, वर्चुअल मशीन फिर कंटेनर। अभी क्या हुआ, कंटेनर में भी लोग क्या क्या कहते हैं कि अगर आप 100 MB पे हो, है ना, हो सकता है सारा दिन आप उस एप्लीकेशन को यूज ना कर रहे हो। कई बार क्या होता है, जैसे कि मेरे को एप्लीकेशन यूज करनी है, कि एज एन एग्जांपल facebook.com, मैं फेसबुक क्यों लूँ, मैं क्लाउड शिक्षा ही लेता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो अपनी वेबसाइट की हो जाएगी इस बार बार बोलने से। तो क्लाउड शिक्षा .com मान लो मेरी वेबसाइट है, ये इतनी फेमस नहीं है कि सारा दिन लाइव रहती हो, है ना, बट ऐसा जरूरी है कि हर दिन कोई एक बंदा इसको लाइव करता हो, या 5 बंदे 20 बंदे जो भी पढ़ता होगा ना, या 50 बंदे 100 बंदे, अगर 100 बंदे भी 100 हिट आते हैं एक टाइम पे, तो क्या मुझे लगातार एक कंटेनर, है ना, एक कंटेनर पे मान लो मेरी ये वेबसाइट चल रही है 100 MB पे, तो उसको रन करने की जरूरत है, या मैं कुछ ऐसा करूँ जब कोई पर्टिकुलर बंदा रिक्वेस्ट करे www.cloudshiksha.com तभी स्टार्ट हो, है ना। इससे मेरा क्या है, जब वो स्टार्ट हो रही है बंद हो जाएगी, मतलब जिसने काम देख लिया फिर वो बंद होगी, है ना।
तो मेरा 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ही कंप्यूट यूज हुआ एज एन एग्जाम्पल, या 40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, या 20 मिनट के लिए, रेदर देन 1 घंटे में 60 मिनट और 24 घंटे में कितने मिनट है, उतने कंप्यूट की जरूरत नहीं है। तो ये जो लास्ट वाली सीरीज है या लास्ट वाली टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वरलेस। सर्वरलेस मतलब इसके अंदर सर्वर है ही नहीं, है ना, बिना सर्वर के आप वेबसाइट को हिट करो, जब आप हिट करोगे तभी हम आपको एनर्जी देंगे, है, तभी हम आपको कंप्यूट देंगे। जब वो बंद हो जाएगा वो कंप्यूट, वापस फिर कोई और यूज करेगा, फिर दोबारा से किसी ने हिट किया तभी वो मशीन स्टार्ट होगी, तभी वो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, है ना, फिर वो बंद हो जाएगी। इससे क्या, कंप्यूटर की और बचत, जितनी देर के लिए कंप्यूटर ऑन हो रहा है उतना ही आपको पैसा देना है। यानी कि एक हार्डवेयर जिसकी कॉस्ट थी, मान लो एज एन एग्जाम्पल कि 10,000 रुपये पर महीना, है ना, उसको चलाने की कॉस्ट थी रुपीज पर मंथ। अभी वो एक वर्चुअल मशीन से कितने पे आ गई थी हमारे, 10,000 से 1,000 पे, है ना। कंटेनर पे आने के बाद कितने पे आ गई थी वो, 100 रुपये पे, है ना। और जब हमने सर्वरलेस किया कि जब चलाना है तभी हम यूज करें तो आ गए 10 रुपये। यानी कि जो क्लाउड शिक्षा है वो 10 रुपये पे चल रही होगी एज एन एग्जाम्पल, जिसको कभी 10,000 परमानेंटली देने पड़ते थे। So that's a change and that's a benefit. But all these category, hardware, server, virtual server, container, serverless, ये किस फैमिली का पार्ट है? किस फैमिली का पार्ट है ये? कंप्यूट। ओके, किस फैमिली का पार्ट है? कंप्यूट। एनी क्वेश्चन? अवध, सबसे टॉप पे क्या चल रहा है फिर? अच्छा किरण, यू रेज्ड योर हैंड, हाँ बताओ। या विजय मैं एक्चुअली पूछना था, मे बी ये इस बेसिक्स के बारे में नहीं है, बट एक जस्ट हैड अ क्वेश्चन इन माइंड कि अभी जस्ट लेट्स से वी कंसीडर कि एनी एप्लीकेशन हम अभी जब क्लाउड पे या सर्वर पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं, सो वो कितना रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा, सो उसके पैरामीटर्स क्या रहते हैं नॉर्मली, वो कैसे हम एज अ जज कर सकते हैं या व्हाट वी से कैलकुलेट होता है? ओके, सी ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन पहले बात तो किस में बनी है ना, और फिर कितनी लाइट वेट है, और उसके अंदर कितने फंक्शंस है, कितने टैब्स है। एट द एंड ऑफ द डे वेबसाइट इज नथिंग बट द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब जैसे कि फेसबुक है ना, उसके अंदर दुनिया भर के टैब्स हैं, यानी कि वो एक हैवी वेबसाइट है। अब एक हैवी वेबसाइट को, एक जो भारी चीज है उसको चलाने में हमेशा कंप्यूटर ज्यादा लगता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर है आपके पास और आप उसके ऊपर कोई बड़ी एक्सेल ओपन करते हो जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो ज्यादा कंप्यूट लेगा, है ना। और एक वेबसाइट जिसके अंदर आप सिंपल से, जैसे कि मैंने ओपन करके रखा स्काइप, इसके ऊपर कुछ नहीं चल रहा, तो कम कंप्यूट लेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की होने वाली है, किस लैंग्वेज में वो बनाने वाले हो, है ना, और उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। अगर आप बहुत सारे अपलोडिंग डाउनलोडिंग करते हैं तो हैवी है, फिर उसके अंदर कंप्यूटर ज्यादा चाहिए, बट उसकी भी फिर एक डिफरेंट डिफरेंट वे रहता है, ओके, है ना, कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए हम अलग एक स्टोरेज यूज करते हैं, अलग कैटेगरी टाइप, है ना। और जितना एप्लीकेशन में जितना लाइट वेट बनाओगे उतना अच्छा है, ताकि जो यूजर्स हैं वो जब एंटर करें तो इजीली हो जाए। कई बार आप देखोगे कि जो प्राइम वीडियो है या ये जो नेटफ्लिक्स है, ये हैवी वेबसाइट है, आप जब रन करोगे दे टेक सम टाइम, क्योंकि कंटेंट और जो स्ट्रीम है उनको आने में टाइम लगता है। सो डिपेंड्स। थैंक यू। ओके, सो हाँ, हमारी बात हो रही थी इसके ऊपर। अवध, व्हाट इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूट? ये हेमंत हो ना तुम लाइन पे अभी? यस भाई, यस। अगर कोई बंदा मैं क्वेश्चन पूछूं और आंसर ना करे ना, उसको सीधा 1,000 रुपए का फाइन ठोको। ओके, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, ये हाँ, सीरियस नहीं है।
शायद ये 5th जनरेशन या 4th ऐसा है कुछ विजय भाई। ये तो अभी तक मैंने बोला ही नहीं कि 5th 4th कैसे डिसाइड कर रहे हो भाई तुम 5th है कि 4th है। सर्वरलेस तो Yes, the answer is simple. The latest generation is serverless. okay. लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है इसकी? सर्वरलेस ही हुई ना। अब तुम बॉक्सेस नहीं देखते, मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में भी आज के टाइम में वो आते हैं, जैसे पहले हेडफोन आते थे, फिर बड़े वाले हेडफोन आते थे, फिर केबल वाले हेडफोन आते थे। आजकल पता नहीं, मेरे को दिखाया तो थी हेमंत ने लास्ट टाइम, क्या भूल जाता मैं उसका नाम। ईयरबड्स, यस हाँ कुछ ऐसा। हाँ तो वो आ गया ना लेटेस्ट जनरेशन। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ आएगा तो पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा आएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन ओके। सो सर्वरलेस, सर्वरलेस से पहले क्या है? मैं पूछूंगा किससे पूछूंगा मैं? मुनीश तुम बताओ, सर्वरलेस से पहले क्या है? फिर मैं सुन नहीं पाया ना, मेरा ऑफिस का कॉल आ गया, मैनेजर साथ 1-to-1 था सर का। अच्छा हेमंत, स्किप हो गया। हाँ नोट कर लिया मैंने। हाँ ठीक है। और अब आंसर करेगा पांडे जी। सर्वरलेस से पहले क्या था? ये बात पांडे जी को डॉलर में करना, ठीक है हेमंत, रुपीस में नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आईएएस पास तो हमने अभी तक डिस्कशन में नहीं आया। अभी तक मैंने कहीं पास वर्ड यूज किया है कहीं पे भी, या मैंने आईएएस क्वेश्चन यूज पास किया उन्होंने, है? क्वेश्चन पास कर दिया। अच्छा क्वेश्चन पास किया क्या? ओह सो सॉरी। फोर्थ, ये पांडे जी ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हो? 4th जनरेशन 3rd जनरेशन, मतलब कैसे डिसाइड किया आपने ये जनरेशन? कहीं लिखा देखा आपने, कहीं पढ़ा कि 4th जनरेशन है? मतलब यह तुक्का मारा है भाई। 4th 5th का कोई लेना देना ही नहीं है भाई इसमें। अंकित सबको बताओ आंसर। अंकित कंटेनर हाँ जोर से बोलो एक बार। कंटेनर सुना है सबने? हाँ दिमाग जी सुन लिया, कंटेनर। हाँ अभी दिमाग, यस। हेमंत पांडे जी को डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम, हाँ या सर। ओनली इन डॉलर्स। कनेडियन हो तो और भी अच्छा है। तो देखो यार, बहुत चीजों को सिंपल रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और अगर आप कहते हो ध्यान से नहीं सुन सकते तो एक ब्लैक कॉफी पी के फिर बैठा करो, है ना? बट सुनो जरूर ध्यान से। अभी ली है ब्लैक कॉफी पी। ओके, सो दैट इज कंप्यूट। कंप्यूट हो गया, सॉरी कंटेनर। सो नाउ सो फार we have covered की कंटेनर्स, सर्वरलेस, हार्डवेयर मशीन्स, और ये सब चीजें क्या क्या होती हैं। ओके बट हाँ, द पॉइंट इज कि हम हर जगह, ये वी कौन है? मैंने ही अभी फोन से किया है। अच्छा पांडे जी, ओके ओके फिर ठीक है। नाउ दिस इज गुड। सो नाउ द पॉइंट इज कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा अगर हमें सस्ता सोल्यूशन अभी फाइंड आउट किया कि भाई मशीन से 10,000 से हम 10 रुपये पे आ गए, तो क्यों ना हर सर्विस के लिए हम सर्वरलेस ही यूज कर लें। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, या नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि फिर हम सबसे सस्ता ही सोल्यूशन क्यों ना यूज कर ले। बट ऐसा होता नहीं है ना। सर्वरलेस सबसे लाइट वेट होते हैं, कंटेनर उससे थोड़े हैवी वेट होते हैं ना। कंटेनर्स सर्वरलेस से ज्यादा, बट वर्चुअल मशीन से कम लाइट वेट होते हैं। वर्चुअल मशीन हैवी होती हैं बट हार्डवेयर से
लाइट वेट होती है ना। बट आज के टाइम में वर्चुअल मशीन हार्डवेयर है नहीं, हर जगह वर्चुअल मशीन ही है। तो वर्चुअल मशीन, कंटेनर और सर्वरलेस, ये 3 कैटेगरी है। अब इन पे एप्लीकेशन, एक जैसी एप्लीकेशन होस्ट हो सकती है? द आंसर इज नो, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है ना। कैसी है से मतलब जितनी लाइट वेट एप्लीकेशन होगी। जैसे मैंने कहा कि cloudsiksha.com है, अगर कोई बंदा हिट करे, जैसे हिट करेगा तो उसको कंप्यूट चाहिए उस एनर्जी को चलने के लिए। देखो cloudsiksha.com किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी होगी। एज एन एग्जाम्पल कि मैं HTML लगा ले, है ना, या फिर पाइथन लगा ले, या वट एवर जो भी लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर कुछ नहीं होते, सेट ऑफ कोड्स होते हैं ना। अब इन जो कोड्स लिखे होते हैं, इन कोड्स को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, यानी कि कंप्यूट। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड किसी न किसी लैंग्वेज में बना होगा। एज एन एग्जांपल कि .NET, है ना। अब ये .NET को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कंप्यूटर, जो कि मेरा एक कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने रन किया, पीछे से .NET रन हुआ, रन करने के बाद ये एप्लीकेशन मेरे पास ओपन होके आ गया। ऐसे ही क्लाउड शिक्षा किस में रन हो रही होगी? किसी न किसी एप्लीकेशन, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एज एन एग्जांपल HTML। अभी HTML को रन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कंप्यूट, है ना, कंपाइलर। तो जैसे ही मैंने रन किया, ये फटाफट मेरे को क्या देगा? कंप्यूट देगा। बट उस कंप्यूट को आने में समय लग सकता, हो सकता है 20 मिलीसेकंड या 60 मिलीसेकंड की स्पेस लगे या टाइम लगे, है ना। फिर वो रन करेंगे और फिर हमें वो एप्लीकेशन जाके सर्व होगी। बट ऐसा नहीं होता कि हर एप्लीकेशन के लिए इतना वेट किया जाए, है ना। डिपेंडेंसी होगी, कई बार कंप्यूट ही ना हो। जैसे कि facebook.com है या netflix.com, अगर वो वेबसाइट अवेलेबल ना हो तो बहुत सारा डैमेज है ना। पीपल कैन नॉट वेट फॉर दैट मच ऑफ टाइम। या दीज आर हैवी एप्लीकेशन, दीज आर वेरी हैवी एप्लीकेशन जो सर्वरलेस पर रन नहीं कर सकती। तो सर्वरलेस पे वही एप्लीकेशन रन कर सकती है जो बिल्कुल लाइट वेट हो, कंटेनर पे जो कम लाइट वेट हो। बट जितनी भी हैवी एप्लीकेशन वो सारी किस पर रन होंगी? वर्चुअल मशीन पर रन होंगी, है ना। तो मोस्टली एनवायरनमेंट में 2 ही चीजें यूज होती हैं, वर्चुअल मशीन और कंटेनर। जो छोटे छोटे काम है कि एक कॉल की किसी पर्टिकुलर चीज के बाद उसको खत्म कर देते हैं, उसके लिए सर्वरलेस यूज होते हैं। बट दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस। बट अगर आपको ज्यादा इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है कि यार ये डिफरेंसेस क्या क्या हैं वर्चुअल मशीन, कंटेनर, सर्वरलेस पे, गो ऑन ChatGPT और गूगल बार्ड और गूगल एंड फाइंड आउट द डिफरेंसेस, है ना। बिकॉज दिस इज व्हाट वी विल नॉट कवर। वी विल कवर कि वर्चुअल मशीन क्या है, उसके अंदर एप्लीकेशन कैसे होस्ट करते हैं, बट उसको सिक्योर कैसे करते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा उस वर्चुअल मशीन को सिक्योर करने पे। फिर कंटेनर को होस्ट कैसे करते हैं बेसिकली इन अ वेरी सिंपल वे, बट उसको सिक्योर कैसे करते हैं। और फिर सर्वरलेस एनवायरनमेंट को सिक्योर कैसे करते हैं, ये हमारा ज्यादा फोकस है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, है ना। अगर हम बात करें कंप्यूट, और कंप्यूट हमारे गूगल में किस नाम से अवेलेबल है? कंप्यूट के नाम से। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलता है? वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, है ना। एक इंस्टेंस मिलता है उसका, वर्चुअल मशीन का। तो चलो क्रिएट करते हैं कंप्यूट को। कंप्यूट विद द नाम ऑफ कंप्यूट अवेलेबल है। बट यू ऑल नो कि कंप्यूट को चलाने से पहले हमें क्या चाहिए? नेटवर्क। और नेटवर्क हमने ऑलरेडी अनेबल कर दिया है। तो हमने एक VPC और सबनेट अनेबल कर चुके हैं। उसके बिना कंप्यूट अपने आप में कहीं रन नहीं होगा। ठीक है, नाम आप जो चाहे दे सकते हो। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया क्लाउड शिक्षा 1, है ना, PM1। ओके, ये कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे मेरा सबनेट है, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है? एशिया साउथ ईस्ट है, हाँ साउथ ईस्ट, पता नहीं यहाँ पे हुआ। अवेलेबिलिटी जोन, अगर मैं पहले एक ही मशीन लगा रहा हूँ तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हूँ, है ना। बट अगर मेरे को हाई अवेलेबिलिटी चाहिए कि अगर क्लाउड शिक्षा 1 और इसका बैकअप मेरे को बनाना है, फिर मेरे को इंश्योर करना है कि वो 1B में ना हो, फिर वो 1C में हो या 1A में हो, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं एक ही जोन में दोनों रखूंगा तो हो सकता है कि फेलियर हो या एक जगह अपडेट चल रहा हो एक ही जोन में, तो वो इंटरप्ट होंगी। अब देखो यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है उसके टाइप्स दिख रही है, मशीन कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, कि जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज या GPU। तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज जिसको लिए बहुत ज्यादा कंप्यूट की जरूरत हो, जैसे कि एज एन एग्जांपल एक्सरे मशीन, MRI मशीन, है ना, उनमें क्या है? बहुत ज्यादा कंप्यूट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूट, है ना, जिसमें कैशिंग ज्यादा चाहिए। कैशिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है, कहाँ गया मेरा ये, हाँ मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा सा बेसिक्स, है ना।
इनके कंप्यूट के टाइप्स का। इसको इतना पैसा आ गया क्योंकि मैं अखिलेश का मैंने एक मशीन ऑन करके छोड़ दी थी कल परसों, मैंने कल स्टार्ट नहीं की थी, बट एनी ओके। सो यू कैन सी वन इज जनरल पर्पस, वन इज कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज जिसमें कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत हो ना, जैसे कि जिसमें रैम की बहुत ज्यादा जरूरत हो। मेमोरी ऑप्टिमाइज जिसके अंदर मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत हो। मेमोरी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल, है ना। एक आपके कैश और एक रैम और एक हार्ड मेमोरी रोम। कैश मेमोरी कौन सी होती है? जो हमेशा अवेलेबल रहती है, मतलब इमीडिएटली अवेलेबल रहती है, बट जैसे कंप्यूटर बंद होगा कैश क्लोज हो जाता है, करेक्ट। तो वो रैम के पास नहीं जाता प्रोसेसिंग करने के लिए, तो कैशिंग इज इमीडिएटली अवेलेबल। फिर अगर कैशिंग अवेलेबल नहीं है तो रैम, और रैम अवेलेबल नहीं है तो फिर रोम में जाता है। रोम सबसे स्लो होता है, कैश सबसे फास्ट होता है। और सबसे फास्ट कब चाहिए मेमोरी? जब सबसे फास्ट मतलब कम से कम लेटेंसी वाली चीजें काम करना हो। मोस्टली जो क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल इक्विपमेंट्स, या फिर जैसे कि फॉर्मूला 1 रेस, है ना, फॉर्मूला 1 पूरा पूरा AWS पे चलता है। तो उन सब चीजों के लिए ऐसी मशीन की जरूरत होती है जिसकी मेमोरी ऑप्टिमाइज ज्यादा हो, और हो सकता है दोनों की जरूरत हो कि मेमोरी ऑप्टिमाइज एज वेल एज CPU ऑप्टिमाइज। जनरल पर्पस जैसे कि वेबसाइट होस्ट करनी हो तो उसके लिए आप जनरल पर्पस ले लो, E2 E3 की लो कॉस्ट डे मॉनिटरिंग या बैलेंस्ड प्राइस, या जिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने CPU रखना चाहते हो। 2 CPU 2 से 128 है ना, 2 से 224, फिर इसके अंदर इतनी मेमोरी, मेमोरी कितनी कि इसमें 1 टेराबाइट के आसपास है, इसके अंदर 128 GB 192 GB है ना, 240 GB, डिपेंड लिटिल बिट डिफरेंसेस, बट डिपेंड्स कि कैसे आपको लेना है। ये मोस्टली जितने भी हमारी एप्लीकेशन जो नॉर्मल वे में होस्ट करते हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन रहता है। बट इसको भी आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने E2 यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मेरे पास क्या है, 2 वर्चुअल CPU मिल गए ना। वर्चुअली बोलेंगे CPU, अभी CPU हमारे पास ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर और आपको हार्डवेयर मिल जाएगा। सो 2 CPU और 4 GB की रैम। रोम आपको पता ही है ना क्या होगा। तो ये हमारा हो गया, बट इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टमाइज करने के लिए कि जी भाई आपको CPU बढ़ाने हैं 2 से 232 तक, अगर आपको ज्यादा CPU चाहिए, ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, या फिर अगर मेमोरी ज्यादा चाहिए आपको तो वो भी आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से 16 GB तक हो जाएगा। अवेलेबिलिटी पॉलिसी मतलब आपको स्पोर्ट इंस्टेंस चाहिए स्टैंडर्ड। स्पोर्ट इंस्टेंसेस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। स्पोर्ट इंस्टेंसेस वो होते हैं कि भाई जो लो प्राइस होते हैं बट इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते, मतलब हो सकता है अवेलेबल हो बट वो कभी भी उनको छीन सकते हैं, है ना। तो उसकी हमेशा एक प्राइसिंग रहती है कि जैसे कि अगर आपके पास अवेलेबल है अभी, आपने उसका बिड किया कम प्राइस पे, मतलब ज्यादा प्राइस पे, तो आपको मिलेगा। किसी और ने अगर 1-2 पैसे ज्यादा डाल दिए, 1-2 सेंट ज्यादा दे दिए, उसको मिल गया। तो आपको 2-3 मिनट का समय मिलेगा, बट फिर आपके पास चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। तो वो स्पोर्ट इंस्टेंसेस होते हैं। बट स्पोर्ट इंस्टेंसेस किस लिए यूज कर सकते हो? अपडेट करने के लिए या कोई छोटे मोटे टास्क करने के लिए। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं, जो सारा दिन चलते रहे और हमेशा अवेलेबल रहे। बट दिस इज लाइक कि एक कंप्यूटर को कैसे बनाना है ना, इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या होती है। सारी चीजें डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होती हैं। और अगर आपने कंप्यूटर इंस्टॉल किया है कभी, है ना, बचपन में, या आप अगर अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो वो कंप्यूटर और इस कंप्यूटर में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही चीजें है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 ऑप्शंस और आते हैं, मतलब ये छोड़ देते हैं आइडेंटिटी, बट ये अभी आपको ये मिल जाएगा कि इसका नाम 10 GB का साइज, फ्री लाइसेंस, और इसका इमेज क्या है, डेबियन। आप चाहो तो इसकी क्या कहते हैं ये विंडोज सर्वर, कोई भी विंडोज 2012 2016 लिनक्स उबंटू जो चाहो, जैसा आपकी एप्लीकेशन वैसे पिकअप कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग विद फ्री वर्जन, है ना, जो भी अवेलेबल है। अभी देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है कि फायरवॉल का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल रखा है कि आप आओ यहाँ से ही डायरेक्टली चाहो तो आप अलाउ कर सकते हो। बट आप लोगों को पता है कि फायरवॉल को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हम यहाँ से अलाउ नहीं भी करेंगे तो सबनेट में जाके हम अलाउ कर सकते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। HTTP के लिए हम कौन सा पोर्ट एनेबल करते हैं पांडे जी? HTTP के लिए हम कौन सा पोर्ट एनेबल करते हैं, कौन सा पोर्ट ओपन करते हैं? यस, गुड। तो और HTTPS के लिए मुनीश?
अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हुए थे क्या? क्या पूछ रहे हो अभी? अरे मेरे भाई, ये तो बच्चा भी जानता होगा HTTPS का पोर्ट। नहीं, सॉरी, मुझे आइडिया नहीं, इसलिए तुक्का नहीं मारूंगा। प्रशिस्त्री, HTTPS कौन से पोर्ट पे चलता है? 443। ओके, तो अगर मान लो अगर आप यहाँ से कर दोगे तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट, जो आपको 80 और 443 वहां अलाउ करने की जरूरत होती है, वो आपको हेडेक नहीं लेने पड़ेगा। वो यहाँ से टिक करने से बाय डिफॉल्ट अपने आप वहीं पे अनेबल होगी, बट यहाँ से टिक करने से अपने आप रूल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इन सब चीजों में ना इतनी कोई इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना CPU लेना है या कितने मेमोरी लेना है, क्योंकि ये आप लोगों का काम भी नहीं होगा। बस यू शुड अंडरस्टैंड कि CPU और मेमोरी कैसे सेलेक्ट करना है। इम्पोर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो ये है भाई कि इसके अंदर कौन बंदा आ सकता है, कौन बंदा नहीं आ सकता, यानी किस तरह का ट्रैफिक आ सकता है, किस तरह का ट्रैफिक नहीं आ सकता, यानी कि कौन कौन बंदा एसएसएस कर सकता है और उसको कैसे अलाउ करना है ना, या फिर कौन बंदा आरडीपी कर सकता होगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आपके लैपटॉप में सिस्टम, अगर कंपनी अच्छी है आप लोगों की और अप टू डेट है और इसके अंदर सही बंदे बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है पासवर्ड लेस। पासवर्ड का कोई लेना देना ही नहीं है ना, पासवर्ड हट चुके हैं। स्विफ्ट वाला क्या विजय भाई? स्विफ्ट वाला नहीं, खाली फिंगरप्रिंट। वही फिंगरप्रिंट में यही तो बोलने वाला था, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे टेक्निकली सही नहीं है इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं तो वही यूज करता हूँ, फिंगरप्रिंट वाला या ही। आई रेटिना है ना। हाँ, आई आई रेटिना तो रेटिना नहीं है, को, पर फिंगरप्रिंट है मेरे पर्सनल आई लैपटॉप, रेटिना ऑफिस के क्यों नहीं है? लैपटॉप। You know why आई रेटिना, why it is not there, although it can be, why it is not there? So अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पासवर्ड लेस, यानी कि पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है ना। पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिर उसके ऊपर MFA लगाया गया है ना, और उसको इजी बनाने के लिए सिंगल साइन ऑन। बट आज की दुनिया में जब तक पासवर्ड रहेंगे, मेरी एक वीडियो है, आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना कि पासवर्ड क्यों नहीं है, हमने उसके अंदर डाल रखा है। सो वी आर रनिंग ऑन पासवर्ड लेस, कि पासवर्ड ही नहीं होंगे तो पासवर्ड को चोरी करने की दिक्कत ही नहीं होगी। आई रेटिना हम यूज नहीं कर सकते, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी गर्ल्स। तो आई रेटिना को ये मैं किसी और दिन सुनाऊंगा, है ना, सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या चेंजेस आते हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर। ओके, तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन ही होता है ना, ये सिंगल तो होता नहीं है बेसिकली। अगर सिंगल भी यूज करना हो तो कॉम्बिनेशन वगैरह यूज करना पड़ता है। वो बैकअप रखते हैं हमेशा ना, वो ऐसे बैकअप होता है, दूसरा जो ऑप्शन होता है पासवर्ड यूज करो या कुछ भी, बट प्राइमरी हमेशा आज के टाइम में फिंगरप्रिंट सम टाइम नहीं लेता ना, हाथ गीला वगैरह हो, उसमें पानी लगा हो तो नहीं लेता, तो फिर पासवर्ड ही डालते हैं। हाँ, वो तो पासवर्ड डलता है। विजय भाई, एक क्वेश्चन था मेरा इन बिटवीन। ये हाँ। जैसे YouTube में जो अपने क्लाउड शिक्षा में सारे लेक्चर डले हुए, मेरे पास है काफी लेक्चर मिसिंग है ना, तो उसमें मैंने चेक किया तो 8 ही लेक्चर दिखा रहे हैं, और मुझे लग रहा है क्लासेस मोर देन 8 हो चुकी हैं हमारी ना, 5 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। तो अपलोड करेंगे यार शायद, आई डोंट नो, मे बी अपलोड होती रहेंगी। अपलोड होंगे जो अभी अपनी वो टाइम लगेगा, मतलब हो रही है अपलोड, बट जो अभी करंट में नहीं, जो चल मतलब रहा है, ये था कि अगर सारी क्लासेस में अपडेट होना तो मैं पास की जो क्लासेस है वहीं से 1-to-1 अटेंड कर लूं, क्योंकि इसमें स्काइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, क्लास ज्वाइन रिकॉर्डेड सेशन में आगे नहीं आ हाँ वो सकता, अपलोड हो पीछे नहीं जाएंगे, जाता। वो अपलोड हो Okay, जाएंगे। come on the point guys, है ना, let's not go there, not divert the topic। मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग ध्यान रखो पूरा इसी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने कंप्यूटर बना रहे हैं, तो कंप्यूटर बनाते वक्त हमने क्या क्या चीजें बना ली, कुछ चीजें हमने ऑलरेडी बना चुके हैं ना, कि हमने ये CPU VP सब सेलेक्ट कर लिया, फायरवॉल आप चाहो तो बना सकते हो। निक आप लोगों को पता ही है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने सबनेट के अंदर, प्रोड में, है ना, ये हमें पता ही है, यहाँ से हो गया प्रोड VPC, प्रोड सबनेट हो गया, IP हमें पता ही है, पब्लिक IP भी हम उठा लेंगे। अब बात करते हैं मेन डिस्क। डिस्क क्या होती है? जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, है ना, आप चाहो तो एक ऐड एक्स्ट्रा डिस्क ऐड कर सकते हो, कि डिस्क का नाम रख क्या रखना चाहते हो, कि C, है ना, जैसे रख दिया डिस्क सोर्स क्या है, ब्लैंक डिस्क C, अरे भाई साहब, DRIV और स्मॉल लेटर, सॉरी, C ड्राइव, डिस्क टाइप की साइज टाइप यू ऑलरेडी नो कि
कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिस्क या फिर स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क है ना, मतलब जिसकी हाई इनपुट आउटपुट वैल्यू हो, स्ट्रॉन्ग हो, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्विकली डिस्क के अंदर जाए, रीड करे और फटाफट आंसर कर दे। जो जितना जल्दी क्विकली डिस्क के अंदर जाएगा, फटाफट वापस लेके आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, है ना। कि ये कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू को काम करने के लिए, ये क्या था अभी, सीपीयू को काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी या तो रैम से मिलती है या रोम से मिलती है। अगर हमें सी ड्राइव में या डी ड्राइव में कोई मेरे को फाइल ओपन करनी है, मेरे को वर्ड फाइल ओपन करनी है, तो मैं क्या करता है, मेरा जो प्रोसेसर है वो कहाँ पे जाता है, डी ड्राइव में, है ना, उस फोल्डर के अंदर। और ये जाता कैसे, नेटवर्किंग से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, है ना, कि भाई प्रोसेसर के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। प्रोसेसर के साथ कैश या रैम कनेक्टेड होती है, ये होती है थर्ड पार्टी, यानी ये केबल से कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क से, ये अलग नेटवर्क का पार्ट होते हैं। तो मेरा प्रोसेसर डी ड्राइव में जाएगा, उस फाइल को लेके आएगा, ओपन करेगा, बिल्कुल पास पास है तो टाइम कम लगेगा, ऐसा हो सकता है, बट टाइम लगेगा, है ना, हमेशा स्लो रहता है। बट जो चीज रैम में होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे ये जो डिस्क लगाओगे जो डाटा सेंटर में रहती है, तो हो सकता है कि वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू किसी और डाटा सेंटर में हो या किसी और रैक में हो, डिस्क हो सकता है किसी और रैक में हो, और ऐसा ही होता है। ये आपस में कनेक्टेड किससे रहती है, लैन केबल से, है ना, या फाइबर केबल से, ताकि प्रोसेसिंग इजी हो, बट हमेशा ट्रैक में रहती है। तो अगर कोई डाटा डिस्क में जाएगा और आप डिस्क अटैच कर रहे हो, तो वो फिर डी ड्राइव या ई ड्राइव होगी, तो आप अटैच कर सकते हो। इनको फास्ट करने के लिए वो वाली जिसके अंदर सबसे ज्यादा आईओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सबसे ज्यादा जिसके फास्ट हो, जैसे एक्सट्रीम परसिस्टेंट, एसएसडी या स्टैंडर्ड स्टेट। आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है डिस्क? आपके कंप्यूटर में कौन सी डिस्क आती है भाई आजकल? SSD। एसएसडी। ओके, बस तो वही सबसे स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम में। ठीक है, अभी ये देखो सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से, सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखता है, वो है एक्सेस करना, कि इस मशीन को हम एक्सेस कैसे करेंगे। अगर इस मशीन को एक्सेस करें, यानी इसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड एसएसएच के केस में कीज होती हैं, है ना, कोई भी हमारे कीज क्या बोलते हैं इसको, एसएसएच कीज। ठीक है, अब गूगल के अंदर या AWS के अंदर, एज्योर के अंदर ऑप्शंस इसको एसएसएच करने के बहुत सारे हैं। एक तो ये हमें डायरेक्टली एक्सेस दे देता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप मशीन को स्टार्ट करते हो क्रोम से या मतलब कंसोल से या जी क्लाउड से, तो एसएसएच की अपने आप ही जनरेट करता है और ऑलरेडी वीएम को भेज देता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जब हम कंसोल से उसको ओपन करेंगे। बट अगर आप पुट्टी से कर रहे हो, है ना, अगर आप पुट्टी का यूज कर रहे हो, तो आपको की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एक तो गूगल अपने आप एक की प्रोवाइड करता है, आप वो यूज कर लो, या फिर आप अपने आप से कोई की जनरेट कर लो, है ना, पुट्टी से, और उस की के मटेरियल को इसके अंदर डाल दो। फिर वो प्राइवेट की उसका, है ना, पब्लिक आपके पास रहेगी। वो की आप उसको प्रोवाइड करोगे, दैट विल बी अ पासवर्ड, और आप एक यूजर नेम, सॉरी दैट विल बी अ यूजर नेम, और आप पासवर्ड उसको डालोगे तो भी एक्सेस हो जाएगा। करेक्ट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप रोल से भी मैनेज कर सकते हो, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, है ना। और उसके अंदर आप क्या करोगे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नॉट ओनली कि भाई यूजर नेम पासवर्ड, बट अ सेकंड फैक्टर दैट कुड बी ओटीपी और व्हाटएवर यू वांट, है ना। या फिर आप ये कह सकते हो एसएसएच हो ही ना मशीन, है ना, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट वाइज एसएसएच कीज, कि एसएसएच कीज आप ब्लॉक ही कर दो, कहीं पे भी यूज ही ना हो, केवल आप कंसोल से लॉगिन करो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सो दैट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्टैंडर्ड यूज हो रहा हो। बट मोस्टली तीनों में से कोई सी भी चीजें यूज नहीं होती है ना। बट दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि जब हम बेसिक पे जाते हैं कि एक मशीन को लॉगिन करने के लिए क्या होता है, हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड, जब हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो गूगल अपने आप एक की जनरेट करता है और वर्चुअल मशीन को भेजता है, और फिर आपको वो लॉगिन करके देता है। वो कैसे चेक करता है, वो आपको ऑथराइज चेक करता है कि आपके पास उस मशीन की परमिशन है की परमिशन नहीं है। अगर परमिशन है तो की भेजेगा और आपको लॉगिन करने की परमिशन देगा। अदरवाइज आप खुद से की यहाँ पे जनरेट करो, पुट्टी से मटेरियल डालो, योर पब्लिक की प्राइवेट आपके पास रहेगी और आप उसको लॉगिन करो, है ना। ये मैं कल दिखाऊंगा कि मटेरियल कैसे डालते हैं। ओके, एंड देन यस, गो एंड क्रिएट इट।
हाँ, एक आधे ऑप्शंस और है इसके ऊपर कि डिलीट, अनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन। इस बटन को क्लिक करने से क्या होगा कि कोई भी इस मशीन को डिलीट नहीं कर सकता। कोई भी करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मली जिसके पास डिलीट करने का परमिशन नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। ये जब आप डिलीट करोगे तो एक ऑप्शन आएगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट इट, है ना, तो वो ऑप्शन आएगा तभी आप डिलीट कर पाओगे। ओके, इसके ऊपर एक और भी ऑप्शन था, एक और ऑप्शन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज के दिन में। प्राइवेट गूगल एक्सेस। नहीं, प्राइवेट गूगल एक्सेस तो हो गया था। एक बहुत अच्छा ऑप्शन था जो आप लोगों को करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग, नॉट दैट वन, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। डोंट थिंक इन द बैकग्राउंड कि मुझे नहीं आता, बट ये मैं कुछ देख रहा हूँ इसके अंदर एक ऑप्शन था कि आप 1 घंटे के बाद इस मशीन को स्टॉप या डिलीट कर सकते हो। वो वाला ऑप्शन कहाँ है? वो सबसे लास्ट में रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं, सबसे ऊपर की तरफ था यहाँ पे कहीं, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वाला हो गया। पर मैं एक कुछ हाँ, ऑप्शन ये था। वाला, ये रहा, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे प्रेजेंट, इसमें ऑप्शन है सेट अ टाइम लिमिट फॉर योर वर्चुअल मशीन, जो कि हमें करनी चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे इसको बटन को क्लिक करो कि 1 घंटे के बाद ये मशीन अपने आप स्टॉप हो जाए या डिलीट हो जाए, है ना, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार जैसे मेरे से गलती हुई, मैंने परसों एक मशीन स्टार्ट की थी और आज मैंने वो बंद की है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो अपने आप ये मशीन 1 घंटे में बंद हो जाएगी। करेक्ट, तो मैंने ये क्या कहा है कि 1 घंटे बाद अपने आप ही डिलीट हो जाता है। ये ऑप्शन भी अच्छा है कि सेट अ टाइम लिमिट फॉर दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई और ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गया, डिस्क वाली बात भी हो गई है। एक्सेस कैसे करना है वो भी पता लग गया है। अच्छा, जो ये डिस्क है वो हमेशा एनक्रिप्ट होती है ना। बड़ी एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बिट लॉकर आप यूज करते हो अपने कंप्यूटर में, जो सी ड्राइव होती है कि कोई बाहर का बंदा उस इमेज को ओपन ना कर पाए। बट एनक्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम आराम से कवर करेंगे। तो लेट अस क्रिएट फर्स्ट। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो क्या किया है भाई, कि एक यार ये रहा, है ना, गूगल क्लाउड में, ये हमारा गूगल का क्लाउड है, जीसीपी। मेरा एक प्रोजेक्ट ये वाला, ये मेरा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, एक वीपीसी बनाया है, और इस वीपीसी में मैंने क्या बनाया, कंप्यूटर मशीन बनाया। इस कंप्यूटर में मैंने क्या क्या दिया है, एक मैंने उसको बोला है कि 2 वर्चुअल सीपीयू दे मेरे को, वर्चुअल सीपीयू। एक मैंने कितने 30 GB की रैम डाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसका, डेबियन, विच इज अ लिनक्स फैमिली, है ना, लिनक्स फैमिली। फायरवॉल मैंने कोई भी ओपन नहीं किया है ना, तो ये 22 वगैरह कुछ भी ओपन नहीं है ना, तो ये अभी ओपन होगा नहीं। और मैंने क्या किया है, एक्सेस जो है वो गूगल क्लाउड कंसोल को सिलेक्ट किया है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मुझे कंसोल से एक्सेस मिले। और कुछ सिलेक्ट किया है, हाँ, 1 घंटे बाद ये मशीन बंद हो जाए। बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग से एक फीचर है। बट मोस्टली हार्डवेयर के प्रोस्पेक्टिव से ये हमने सेलेक्ट किया। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी है हमारे पास, है ना, तो ये हमारे पास प्रोसेस आ गया। अभी क्या है, ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है, आपको लोगों को दिख रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था, तभी हमारे पास 2 IP आई है, एक ये और एक ये पब्लिक IP। अब आपको पता है कि पब्लिक IP क्यों चाहिए, ये है एक सर्वर, ये एक ही सर्वर एक्ट करेगा, है ना, ये मशीन, इसके ऊपर जब हम अपाचे इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या बनेगा, सर्वर बनेगा। और सर्वर जो क्या काम करेगा, किसी वेबसाइट को होस्ट करेगा, और वो वेबसाइट किस IP पे सर्व होएगी, इस वाली वेबसाइट पे। सो दुनिया के पास क्या वेबसाइट जाएगी, ये वाली, है ना, चाहे उसको बाद में हम DNS में चेंज कर दे, बट इन द बैकग्राउंड हमेशा यही IP रहेगी। तो ये जो सर्वर है, ये जो मशीन है, ये सर्वर का काम करेगी, और इसका काम सिर्फ क्या है, रिक्वेस्ट को सर्व करना। अब सर्व कौन से प्रोटोकॉल पे होगा, HTTP, या तो पोर्ट नंबर 80 या फिर HTTPS, यानी कि पोर्ट नंबर 443, दो ही पे होगा। 443 is secure, HTTP is not secure, that's the only difference. But let's do the next thing. The next particular thing is कि अगर हम इसे SSH करेंगे तो SSH होगा अभी,
अभी एसएसएच का ऑप्शन हमने क्या किया है, यानी कि लॉगिन करना, इस मशीन को लॉगिन करना। लॉगिन करना मतलब इसको यूजर नेम पासवर्ड देना है ना, इस मशीन के अंदर घुसना। अगर इस मशीन के अंदर अगर हमें घुसना है तो हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। हमने क्या कहा कि गूगल आप अपने आप हमें इसका की जनरेट करके इस मशीन को दो और हमें लॉगिन कराओ। तो लेट्स डू द लॉगिन। ओपन इन ए ब्राउजर विंडो, कि एसएसएच हम एक ब्राउजर विंडो से करते हैं। तो ये देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफरिंग एसएसएच की टू द वर्चुअल मशीन। तो गूगल अपने आप जनरेट कर रहा है और किसको भेज रहा है, वर्चुअल मशीन को। ठीक है, भेजने दो। भेजने के बाद क्या करेगा, हमें लॉगिन कराएगा। लॉगिन करने से पहले पूछेगा हमसे आर यू ऑथराइज्ड, and in case if I'm not authorized, as an example जैसे हमारे पास ये आ गया है ना, allow SSH in browser in your connect to a virtual machine, let me authorize। हो सकता है ये आईपी किसी और के पास हो, है ना, किसी भी बंदे के पास, और हमने सबको अलाउ कर रखा है। बट वो तभी कर सकते हैं तब इस अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड उसके पास हो, यानी कि अखिलेश शर्मा का यूजर नेम पासवर्ड उसके पास हो। अब ये देखो, गूगल क्लाउड शेयर ऑलरेडी हैज सम एक्सेस, मेक श्योर यू ट्रस्ट गूगल क्लाउड शेयर। आप ट्रस्ट करते हो? हाँ जी मैं ट्रस्ट करता हूँ। लेट्स गो फॉर इट, कंटिन्यू। ये वो तरीका है जो गूगल प्रोवाइड करता है ना, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरा फायरवॉल रूल था शायद, इसलिए इन्होंने लॉगिन करके दे दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, ईपीसी नेटवर्क फ्रॉड फॉरएवर फायरवॉल। हाँ फायरवॉल रूल है इसके ऊपर है ना 22 का, अलाउ ऑल ट्रैफिक। तो इसके ऊपर इसलिए हमें लॉगिन करके आ गया। तो ये हमारे लॉगिन कर हमें एक्सेस मिल गया है। करेक्ट है, करेक्ट। अब ये मशीन है, अब इस मशीन को क्या करना है, वो क्या बनाते हैं इसको, सर्वर। सर्वर आपको पता ही कैसे बनाना है, सबको पता है सर्वर कैसे बनाना है। कोई ऐसा बंदा है जिसको पता नहीं कि सर्वर कैसे बनाना है इस मशीन को? मेरे को नहीं पता। ओके, कोई और? पांडे जी मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे को आपसे उम्मीद ही नहीं थी ये वाली। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको सर्वर नहीं पता तो सर्वर क्या होते हैं कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो चैट जीपीटी ओपन करो और कमांड टू इंस्टॉल अपाचे इन डेबियन। भाई डेबियन में अपाचे कैसे इंस्टॉल होता है इसके लिए सर्वर कमांड दे दे। ये हमारे पास कमांड आ गई है। वन सेकेंड, कॉपी करो ये वाला सॉफ्टवेयर, इस मशीन के अंदर जाओ। सॉरी, पहले इसके रूट एक्सेस चाहिए ना, किसी भी चीज को कराने के लिए रूट एक्सेस चाहिए। तो सूडो एसयू मतलब सुपर यूजर, क्या कहते हैं इसके अंदर लिनक्स में, तो सूडो एसयू मतलब मेरे को रूट एक्सेस मिल जाए इसका। अब ये जो दो कमांड है ये कर दी, चला दी, ये पूछेगा यस। तो ये जो कमांड है ना नीचे वाले अपाचे, तो ये अपाचे क्या है, एक सर्वर है, नहीं सॉफ्टवेयर है जो सर्वर बना देता है। तो इसको रन करो, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको इस कमांड से स्टार्ट कर लो, पेस्ट, ये स्टार्ट हो गया। अब बस अब आप चाहे अपने ओपन करो, क्या कहते हैं, पब्लिक आईपी अपने सिस्टम पे, सॉरी सिस्टम पे क्या कह रहा हूँ मैं, उसको अपनी मशीन पे, ये जो पब्लिक आईपी थी आपको अपाचे का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे गए और कर लो ये 35,247,143,140। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये आ गया, वेबसाइट ओपन होगी, ये सर्वर बन गया। अब आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर पे। तो अगर हम जितने भी यूजर्स हैं, है ना, सारे इस पेज को ओपन करेंगे, क्या होगा, मेरे को ये वेबसाइट दिखाई देगी। ये वेबसाइट क्लाउड शिक्षा भी हो सकती थी, ये वेबसाइट नेटफ्लिक्स भी हो सकती थी, ये वेबसाइट फेसबुक भी हो सकती थी, ये कुछ भी हो सकती है ना। इसके ऊपर सिर्फ पेजेस डालने, तो अपने पेजेस बनाओ, इसके अंदर इंस्टॉल करो और वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे।
तो ये क्या है, ये मेरा कंप्यूटर है जो कि रिक्वेस्ट भेज रहा है, और सर्व कौन कर रहा है, ये भाई, ये सर्वर। इज दैट मेक सेंस नाउ टू एवरीबॉडी? डज दैट आंसर? Yes. Okay, so now you know how to create your own server, है ना, और host your website. Sorry, मैंने क्या कर दिया? Good. So if you know, that's all right. Thank you so very much. Any question? जो सर्वर क्रिएशन के पहले विजय भाई आपने बताया था जो फायरवॉल वहाँ पे एनेबल था और डायरेक्ट हमने जब आपने लॉगिन किया तो अगर वो वहाँ पे नहीं होता तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाता कि जैसे आपने ओपन किया और कमांड प्रॉम्प्ट उसमें आ गया पूरा? बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे जाओ, VPC क्या दिखाता, जब हमारे पास फायरवॉल में है ही नहीं इसको एक्सेस करने का रूट, मतलब पावर। जैसे कि इसमें जाओ आप अभी, और फायरवॉल में कहाँ है, ये मेरा फायरवॉल है, यहाँ से इसको डिलीट करो, सॉरी इसको यहाँ से डिलीट करो। वेयर इज डिलीट बटन? ये डिलीट किया, अभी देख लो 1 सेकंड में क्या होता है। वेट फॉर 1 more 2 seconds। जितनी देर में यहाँ पे डिलीट होने दो, अभी ये चल रहा है डिलीट फायरवॉल, और इसके ऊपर यहाँ पे देख लेना, और डिलीट हो गया। बस अब यहाँ पे आप कुछ भी कमांड रन करके देख लो, कमांड ही नहीं लिखी जा रही इसके ऊपर। आई कैन नॉट टाइप राइट, ही नहीं हो रहा कोई वर्ड। टाइप ही नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन खत्म हो गया ना वहाँ से। तो बट इसका उसको मतलब ये नहीं है कि अब हमारी वेबसाइट उसके ऊपर, हाँ रूल ही डिलीट कर दिया तो वेबसाइट ही नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि मैंने वो रूल सभी ट्रैफिक के लिए था, तो अभी इसके ऊपर कोई कमांड चलेगी नहीं, करेक्ट। और अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर कोशिश भी करूंगा इसको लॉगिन करने की, तो क्या दिखा देगा कि नेटवर्क एरर या व्हाटएवर जो भी है ना, कुछ एक आधा। Does that answer your question? Yes, thank you. ओके। और अगर मैं अभी यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये भी बंद हो जाएगा बेचारा, है ना, ये घूमता रहेगा और फिर दिखा देगा पेज नॉट फाउंड। मतलब वापस फिर वहाँ पे जाके हम लोग फायरवॉल ऑफ डीएनएस ऑप्शन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, फिर वापस आने लगेगा। सेम सही ना? करेक्ट, एग्जैक्टली यस। एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? अभी क्लास चलेगी क्या? हाँ, नाइट शिफ्ट है ना, ऑफिस निकलना था मेरे को, नाइट शिफ्ट था 10 बजे से। नहीं क्लासेस खत्म किसी